हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन कल जो लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें पढ़ा था हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक था जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक का नाम रहेगा क्या रहेगा, लॉस ऑफ एनर्जी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है लॉस ऑफ एनर्जी in distribution of electric charge, मतलब विद्युत आवेशों के पुनरावर्तन के द्वारा ऊर्जा की हानि। ये टॉपिक का नाम है एनर्जी लॉस। मतलब अपन यहाँ पे डेल्टा यू से लिखेंगे। जैसे हमने लास्ट टॉपिक कराया उसी के पैटर्न पे ये टॉपिक चलेगा, ध्यान से देखना। जैसे कह रहा कि मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर हैं ए एंड बी। पहले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का क्या है C2 है। अपन ने क्या काम किया, यहां पे अपन ने इसको चार्ज किया V1 पोटेंशियल से और इसको चार्ज किया कितने से, V2 से। चार्ज किया तो इसके अंदर चार्ज क्या हो गया, स्टोर हो गया। चार्ज स्टोर होने का मतलब इसके अंदर एनर्जी क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। तो यहां पे अपन देखते हैं एनर्जी स्टोर इन ए कंडक्टर। ए कंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, यहां पे मान लीजिए अपन ने लिख लिया U1 से। क्या होता है फॉर्मूला, आपको करवाया था एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। आपके पास फॉर्मूला आया था हाफ CV स्क्वायर। C की जगह यहां पे क्या है C1 और V की जगह क्या है V1। इसी प्रकार से एनर्जी स्टोर इन बी कंडक्टर। बी कंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, यहां पे U2 इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू U1 प्लस में U2। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ U1 एंड U2, तो क्या आ जाएगा, U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस में हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी स्टोर आ गई है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, दोनों कंडक्टर को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। A एंड B को क्या कर दिया आपने, कनेक्ट कर दिया। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कितना है C2 है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद देखिए आपने यहां पे, आपको पता V1 पोटेंशियल था, इसका कितना था V2 था। जैसे कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। क्योंकि पता आपको जो चार्ज के ट्रांसफर का रीजन क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो चार्ज क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। तो यहां पे आपने देखा कि यहाँ पे दोनों को आपस में कनेक्ट करने से किसी कनेक्टिंग वायर से, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, अब नाउ एनर्जी स्टोर इन ए कंडक्टर कितना आ जाएगा एक कंडक्टर के अंदर। अब पहले U1 था, तो अब की बार क्या मान लेते हैं, U1 डैश मान लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि अब की बार पोटेंशियल कितना हो गया है, V हो गया है। उसी प्रकार से एनर्जी स्टोर इन बी कंडक्टर, तो क्या आ जाएगा, बी कंडक्टर के अंदर पहले U2 था, तो अब की बार U2 डैश हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हाफ C2 V स्क्वायर। टोटल एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी आपके पास, U पहले कितनी थी, U थी, अब कितनी हो गई है U डैश, U1 डैश प्लस में U2 डैश। पुटिंग वैल्यूज ऑफ U1 डैश एंड U2 डैश, तो क्या आ जाएगा, U डैश इक्वल टू, पुट कर दीजिए आपके पास यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, आपने देखा हाफ भी कॉमन है और V स्क्वायर भी कॉमन है। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एनर्जी है और ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एनर्जी है। आपको तो क्या निकालनी है, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब पहले वाली एनर्जी ज्यादा है, बाद वाली का मतलब तो लॉस हो सकती है। तो अपन यहां पे अब क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब डेल्टा यू इक्वल टू यू माइनस यू डैश। तो यहां पे कह देंगे पुटिंग
वैल्यूज ऑफ यू एंड ए यू डैश। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू यू की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे आप देख रहे हो हाफ कॉमन है तो कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे C1 V1 स्क्वायर प्लस में C2 V2 स्क्वायर माइनस में हाफ C1 C2 और ए V स्क्वायर, ये आपके पास आ गया है। अब आप देख रहे हो दोनों में क्या है, हाफ कॉमन है तो कर दीजिए, हाफ कॉमन हो गया तो आपके पास क्या बच गया है यहाँ पे C1 V1 स्क्वायर प्लस में C2 V2 स्क्वायर माइनस में C1 माइनस में क्या आ गया आपके, ये आपके पास आ गया C1 प्लस में C2 और ए V स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। V यहाँ पे क्या है कॉमन पोटेंशियल। मैं इस साइड का ये टोटल मिटा देता हूं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे V क्या है यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल है, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद आया कॉमन पोटेंशियल का टॉपिक कल हमारे पास था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेयर V इक्वल टू क्या था C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन में C1 प्लस में C2, ये आया था। तो आपके पास क्या आ गया, इसलिए आपके डेल्टा U इक्वल टू की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, हाफ तो कॉमन है, क्या आ जाएगा यहाँ पे C1 V1 का स्क्वायर प्लस में C2 V2 का स्क्वायर माइनस में C1 प्लस में C2 और V1 का V का स्क्वायर यहां पे क्या है C1 V1 प्लस में C2 V2 का स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस में C2 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। आप देख रहे हो यहाँ पे C1 प्लस में C2 नीचे स्क्वायर है तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बच गया डेल्टा U इक्वल टू क्या बच गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस में C2 V2 स्क्वायर माइनस में ऊपर क्या बच गया C1 V1 प्लस में C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस में C2, ये आ रहेगा आपके पास। अब इसमें क्या कर लीजिए दोनों को क्या कर, दोनों एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास डेल्टा U इक्वल टू हाफ तो 12 है तो एलसीएम आपके पास आ गया C1 प्लस में C2 अपॉन में 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 प्लस में C2 से मल्टीप्लाई हो गया C1 V1 स्क्वायर प्लस में C2 V2 स्क्वायर माइनस में क्या आ गया आपके पास C1 V1 प्लस में C2 V2 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी आइडेंटिटी खोल दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास डेल्टा U इक्वल टू हाफ एलसीएम आपके पास कितना है C1 प्लस में C2 है, करिए मल्टीप्लाई। पहले C1 से करोगे तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 को अगले से करोगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 को दोनों टर्म से कर दीजिए C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, अपन ने C1 C2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आइडेंटिटी खोल देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस है तो क्या आगे बाहर माइनस है तो टोटल टर्म किसकी हो जाएंगी माइनस की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये आपके पास आ गया। कुछ करता हो तो काट दीजिए। तो आपके पास क्या करता है स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई है कैंसिल आउट हो गई है। तो आपके पास कितनी टर्म बची हैं 1 2 और 3 टर्म बची हैं। ध्यान से देखिए इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है, मतलब C1 C2 तो तीनों में क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या आ गया आपके पास हाफ तो बाहर था ही, क्या कॉमन हो गया C1 C2 और हो गया, क्या बच गया आपके पास यहाँ से V2 स्क्वायर, यहां से क्या बच गया आपके पास V1 स्क्वायर प्लस में V1 स्क्वायर, वहां से क्या बचा माइनस 2V1 V2 और एलसीएम क्या था आपका C1 प्लस में C2। अब आप देख रहे हो ये आइडेंटिटी बन गई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab मतलब a माइनस b की। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या आ गया हाफ C1 C2 और क्या आ गया है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस में C2, ये आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी आती है। तो इस प्रकार से टॉपिक थोड़ा लेंथी था बट यहाँ पे अगर स्टेप वाइज आप चलोगे तो कोई दिक्कत वाली बातें है नहीं, ठीक है। तो यहां तक अपन
ने ये चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा है, तो यहां पर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब अपन 1-2 क्लास में यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो आज अपन लेते हैं कुछ एक 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आपके आते हैं, तो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछे जा सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। तो वो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो देखना किस प्रकार से। देखिए आपका जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस। आपको 2 चार्ज दिया जाएगा और उसके बीच में कैसा जो फोर्स है उसका नेचर क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जैसे कह रहा है कि Q1 और Q2 दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सेकंड आपका कह रहा है कि जो Q1 और Q2 है ना, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0 है। दोनों ही केस में दोनों भाई जो यहाँ पे Q1 Q2 2 चार्ज दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स तो होगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। तो कौन सा होगा, ये बात आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको बताना है यहाँ पे। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, या तो क्या हो दोनों पॉजिटिव हो, या क्या हो दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। इसका मतलब दोनों चार्जेस का नेचर यहाँ पे क्या है, लाइक चार्ज है, मतलब समान है। तो लाइक चार्ज होते तो वहां पे कौन सा फोर्स होता है, रिपल्सिव। कौन सा होता है, रिपल्सिव, मतलब प्रतिकर्षण होगा यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 कब हो सकता है, जब एक पॉजिटिव और एक क्या हो, नेगेटिव। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव इसका मतलब क्या हो गया कि एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मतलब अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज के बीच में कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव, आकर्षण, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सेकंड कह रहा है कि व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ चार्जिंग, मतलब किसी भी बॉडी के चार्ज होने का मूल कारण क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका। देखिए आपने एक टॉपिक पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब 3 मेथड्स पढ़ाए थे आपको वहां पे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपने देखा तीनों के अंदर एक चीज कॉमन हो रही है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर क्या हो रहा था कि 2 बॉडी को अपन रब कर रहे थे, तो रब कर रहे थे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ट्रांसफर। हम रब करते रहे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ही नहीं, तो क्या दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी, क्या नहीं होगी। इसका मतलब वहां पे मेन रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। रब करवाना तो एक मेथड हो गया कि जिसके कारण हम इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं। दूसरा मेथड आपका था चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन हम डेफिनेशन में लिख रहे हैं ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के ट्रांसफर होने के कारण दूसरी बॉडी चार्ज होती है। जो अनचार्ज बॉडी है उसको किसी चार्ज बॉडी से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होगा, तो ये क्या होगी, चार्ज होगी, अदरवाइज होगी नहीं। इसका मतलब वहां पर भी मेन रीजन क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन में आप देख रहे थे कि अपन अर्थिंग करवा रहे थे। अर्थिंग नहीं करवाए तो क्या वो डिचार्ज हो जाए, क्या अर्थिंग करवाने का मतलब क्या है, अर्थ से उस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होना, ट्रांसफर होना। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता तो क्या चार्ज हो जाता, क्या नहीं होता। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ चार्जिंग, मतलब जो किसी भी बॉडी के चार्ज होने का मेन रीजन क्या है। तो आप क्या बताओगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित होना ही मूल रीजन है, बेसिक रीजन है यहाँ पे। ठीक है कि नहीं है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल दे दिए, ए पॉजिटिव दे दिया, ए दे दिया और ए नेगेटिव दे दिया। इनमें से विच पार्टिकल हैव द ग्रेटेस्ट मास, कौन से पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा मास है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास ए है, इसके ऊपर पॉजिटिव कब आ सकता है, जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। और ए है, इसके ऊपर नेगेटिव कब आ सकता है, जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा इसके ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। इसके पास पॉजिटिव, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। इसमें मान लीजिए जितने भी थे,
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने किस में हुए, ए नेगेटिव में, सबसे कम किस में हुए, ए पॉजिटिव में। तो प्रोटॉन तो उतना ही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, परंतु नेगेटिव कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके पास हुए, यहाँ पे ए नेगेटिव के पास। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर थोड़ा बहुत तो मास होता ही है, इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट मास है वो किसके अंदर होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अंदर। अगर आपके पास मिनिमम पूछा जाता तो किसके पास मैं बताते आपसे, यहाँ पे पॉजिटिव में। तो याद रखना कि जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उस पे ग्रेटेस्ट मास होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पॉजिटिव क्या होता है, यहाँ पे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। दो हो गए हैं, जो भी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, विद्युत द्विध्रुव जो होता है, उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा। जैसे -q +q और यहाँ पे 2a डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कैसे निकाला था, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी यहाँ पे, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ा था, टोटल चार्ज का क्या कर दो, सम कर दो। ये कितना है, -q प्लस में q कितना आ गया, 0। तो आपको पूछा जाए टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ q चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ क्यूब then what is the total electric flux through the cube and each face। कह रहा है कि मान लीजिए कोई क्यूब है, क्यूब का मतलब जैसे मान लीजिए रूम है, इस रूम के सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रख दिया गया है, तो इसके रेस्पेक्ट में, इस क्यूब के रेस्पेक्ट में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। याद करिए गाउस लॉ कहां पे लागू होता है, क्लोज सरफेस पे। तो ये क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के रेस्पेक्ट में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मतलब टोटल चार्ज यहाँ पे कितना बोल रहा है, क्यू। तो क्यूब के अंदर तो टोटल चार्ज क्यू है ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, टोटल। अगर यूं कह दिया जाए कि इच फेस के अकॉर्डिंग, मतलब प्रत्येक फेस के अकॉर्डिंग, प्रत्येक साइड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो आपको पता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इतना है। और क्यूब जो होता है, क्यूब की कितनी फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो प्रत्येक मतलब 6 फेसेस बराबर हैं, तो प्रत्येक के कितना हो जाएगा, बाई 6 हो जाएगा, मतलब 1/6 हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा प्रत्येक फेस के अकॉर्डिंग। ठीक है कि नहीं, रेस्पेक्ट में, सॉरी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट आपका है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए क्लोज सरफेस, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। कोई भी क्लोज सरफेस है, मान लीजिए क्लोज सरफेस है ये, ठीक है कि नहीं, इसके अंदर आपने कोई डाइपोल रख दिया है, तो इस क्लोज सरफेस के रेस्पेक्ट में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, अभी तो बताया क्लोज सरफेस होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन। समेशन क्यू में टोटल चार्ज कितना डाइपोल के ऊपर, अभी बताया था 0 अपॉन में एप्सिलॉन। तो कितना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 0। तो आपका ये आंसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा पॉइंट बताइए कि जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 0 हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट 0। मतलब फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहा है कि जहां पर V की वैल्यू तो 0 और E की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब E की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में आपने पोटेंशियल निकाला था P cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर। अगर इक्वेटोरियल लाइन पे, मतलब कहने का इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर थीटा की वैल्यू कितनी थी, 90, cos 90 कितना होता है, 0। तो V की वैल्यू कितनी है, 0। और आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होती थी, आपका Kp अपॉन में R³। मतलब इक्वेटोरियल लाइन मतलब निरक्षीय रेखा होती है डाइपोल की, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या होती है, 0 नहीं होती है, परंतु इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए। सेकेंड पॉइंट इसका जस्ट अपोजिट पूछ लिया जाता है। ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे V इज नॉट इक्वल टू 0 बट E इक्वल टू 0, मतलब जस्ट अपोजिट पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो आपको बता देता हूं, एक कोई आपका स्फेरिकल सेल होती है, स्फेरिकल सेल के अंदर E की वैल्यू कितनी होती है, 0, बट V की वैल्यू 0 नहीं होती है। E की वैल्यू आपने गाउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी है, यहाँ पे V कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है, सरफेस पे कितना होता है, KQ/R। तो अंदर भी कितना होता है, KQ/R ही होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब स्फीयर के अंदर, स्फेरिकल सेल के अंदर या कंडक्टर स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 0 होती है, बट पोटेंशियल 0 नहीं होता है। ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ा है।
उसके बाद यहां पे करा कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रिक प्लेट ए कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक प्लेट कैपेसिटर के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रिक प्लेट कैपेसिटर कौन सा होता है, आपको पढ़ा है यहाँ पे इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, टोटल चार्ज कितना आ गया 0। तो इस प्रकार से आपने क्या कह दिया टोटल चार्ज। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। बाकी कल नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।